हेलो बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मजे में होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा, क्योंकि अब बारी है क्वेश्चंस के जरिए ज्ञान की वृद्धि और ज्यादा करने की। और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, जो कि बेसिकली आपका इमेजिनरी नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स अब हमारे लिए वो नहीं रहा है, क्योंकि हमने उन चीजों को डीप डाइव नेचर के साथ कनेक्ट करके इन चीजों को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो अब बारी है क्वेश्चन के जरिए अपने ज्ञान को टेस्ट भी करते हैं और क्वेश्चन हमें अपॉर्चुनिटी देंगे और ज्यादा ज्ञान हासिल करने की, तो उनको भी हम लोग यहां पर हासिल करेंगे। तो क्वेश्चंस एज यूजुअल आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, पहले उसको रीड करना, फर्स्ट राइट बाय योरसेल्फ, देन आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोर्स ऑफ बुक एम एल खन्ना, जिसमें जेई मेंस जेई एडवांस के हर टाइप के क्वेश्चंस के पॉसिबल क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार उसको देखो कि इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2+3i इज ग्रेटर देन 1+4i। ठीक है, 6+2i इज ग्रेटर देन 3+3i। ठीक है, 5+8i इज ग्रेटर देन 5+7i। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करूं और खुद सोचो कि जो फर्स्ट लेक्चर था जहां हमने ओरिजिन को समझा था, वहां पर हमने इस चीज के बारे में चर्चा करी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आपका लेंथ यहां पर मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इमेजिनेशन के दुनिया में वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां पर आप एक लेंथ तो निकालते हो, लेकिन वो कैसे निकालते हो? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जस्ट उस एक लेंथ का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हो, ताकि आप उस मैग्नीट्यूड के जरिए 7, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है, कोई एक नंबर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ताकि आप उसके बाद उसके एंगल के साथ लिख सको कि यह एंगल 45 डिग्री पर या 37 डिग्री पर या 32 डिग्री पर, 69 डिग्री पर, 43 डिग्री पर। ये लिखने के लिए आप मैग्नीट्यूड को वहां पर निकालते हो, ताकि आप मल्टीप्लीकेशन को कर सको। और वो प्रोसेस, जो एक नया प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कवर किया था नेचर से, उस प्रोसेस के जरिए आप मल्टीप्लीकेशन कर सको। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी के कोई मायने नहीं है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में इंस्टेंट टाइम में कनाडा भी जा सकते हो, इंस्टेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, इंस्टेंट टाइम में आप यूनिवर्स के एंड पर भी जा सकते हो। सो यहां पर वेलोसिटी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। सो द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास नन ऑफ दिस। अगर हमने इसके एक्चुअल मीनिंग को एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एक सरदर्द बन सकता था। ऑब्जर्वेशन का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो क्वेश्चन जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस दे सकता है, वो भी आप लोगों के लिए डुएबल हो जाता है। चीजों को याद नहीं करना है। अब देखो, ये भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम याद कर ले कि यहां पर लेंथ मायने नहीं रखता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जब पता होता है, तो अगर मैं ये लाइन भूल भी गया कि लेंथ मायने नहीं रखता है, मेरी वो ऑब्जर्वेशन मुझको सही राह दिखाएगी और मैं करेक्ट आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। एग्जाम से पहले तो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट मुझे चीजें वहां याद रहेंगी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन के रास्ते प्रैक्टिस करते हुए जा रहा हूं। इन केस अगर मैं भूल भी गया, तो भी मेरे को जो मेरा रास्ता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने करी है, वो मुझे सही राह दिखाएगी और 1 मिनट के अंदर हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है आपके जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर जेई मेंस से के लेवल पे जो एग्जाम्स हुआ करते थे पहले, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। तो देखो, यहां पर सिंपल है, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई। ठीक है, ये एग्जाम में आया था 1995, EAMCET करके, मुझे उसका फुल फॉर्म याद नहीं है। ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई। ठीक है, अब यहां पर यार कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में, कॉम्प्लेक्स नंबर है या आयोटा की पावर में आयोटा है, तो कैसे निकाला जाए? तो देखो, एक बार के लिए हमें ये लग सकता है कि यहां पर जो हमारा रिजल्ट, जो क्वेश्चन हमें दिया है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन इतने सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कोई भी चीज हमारे सिलेबस से बाहर नहीं आती है। तो यहां पर सोचना स्टार्ट करते हैं इन द सिलेबस। तो इन द सिलेबस में आई टू द पावर आई मैंने नहीं सीखा है कि मैं डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकूं। कहने का मतलब यह है कि यार, मैं अगर 2 की पावर 3 लिखता हूं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम एग्जाम नहीं दे रहे, इस वक्त हम लर्निंग ले रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब मैं जानता हूं, 2 × 2 × 2 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इट्स रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बट आई टू द पावर 3 होता तो मैं समझता आई मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई आई, बट यहां पर आई की पावर में आई दे दिया है। अब इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, आई टू द पावर आई का क्या मतलब है? इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि है वन स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी, इन इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड का ये वन स्टेप है। तो क्या किया जाए? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 1 की पावर 1 जैसे 1 होता है, या -1 की पावर 1 आपका आंसर -1 होता है? तो क्या इसका आंसर भी कुछ वैसा ही होगा? लेकिन अब मैं यहां सोचूं कि आई टू द पावर 1 तो आई होगा, तो यहां पर ऑब्वियसली इसका आंसर आई तो नहीं हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है, और जो हमें पता है उसी डोमेन में हमें सोचने की जरूरत है।
तो भाई हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस आई बी, या फिर उसको पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं आर कॉमा थीटा, या फिर उसको e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो तीनों चीजों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यार आई की पावर में आई है, और e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में अगर मैं इसको लिख देता हूं तो पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर मुझे एक ऐसा रास्ता नजर आना स्टार्ट हुआ जहां पर रिजल्ट मिल सकता है, अभी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मिल सकता है ऐसा हमने सोचा। तो मैंने कहा यार आई बेसिकली है क्या, 0+1i। अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरीके से है, और इसका अगर मैं इसको मैं उसमें लिखूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, तो cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि cos पाई बाई टू 0, साइन पाई बाई टू आपका 1, तो ये बन गया बेसिकली आई के इक्वल हो गया। इट मींस ये किसके इक्वल हो जाएगा, e टू द पावर आई पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। मैंने कहा यार अब मुझे रास्ता नजर आना स्टार्ट हो गया। तो यहां पे जो आई है उसको मैं लिखता हूं e टू द पावर आई पाई बाई टू टू द होल पावर आई, ठीक है। अब e की पावर उसका भी पावर, तो पावर की पावर क्या होती है आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये एक ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है जो छोटी क्लासेस में हमने देखा है। तो ये बन जाएगा e टू द पावर आई पाई बाई टू मल्टीप्लाई आई, तो ये आई स्क्वायर हो गया, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो e टू द पावर माइनस पाई बाई टू, एंड दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पर लगाया है उसमें आपको ऑप्शन ये नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई बाई टू, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बन गया आपके लिए, डी ऑप्शन बन गया, नन ऑफ दीज, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो ऑब्जर्व करने से हमारे लिए क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, और क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज होते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन करके सीखना चाहते हैं, हमें सीख के क्वेश्चन करना चाहिए, इस बात को समझना। सीख के क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप 10 बार क्वेश्चन करके रिवाइज कर रहे हो, नहीं, आपने जो सीखा है क्वेश्चन के जरिए आप उसकी रिवीजन कर सकते हो, और जब वो कभी क्वेश्चन नहीं होता है तो वो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्यों स्ट्रेस लेना है, अपॉर्चुनिटी है ऑब्जर्व करने की, और ऑब्जर्व करके और ज्यादा ज्ञान हासिल करने की, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं यहां पर अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो यह है कि हमें बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां क्या दिया है, z इज इक्वल टू 1+i√3 टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 4i मल्टीप्लाई 1 - i√3, ठीक है, कोई पावर नहीं है इसका वो बताना है हमें, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है। अब चलो, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, वही भेड़ चाल वाले काम, रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर से आई हटाने की कोशिश करेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, फिर एंगल को बताएंगे, ठीक है। चलो ये एक यूजुअल पाथ हो गया जो कि लंबा है, ठीक है, टाइम लेगा। लेकिन अब सोचो कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया था, सबसे ग्रेटेस्ट फिनोमिना को हमने डिस्कवर किया था कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, रियल नंबर में ही, फर्स्ट लेक्चर को याद करो कि दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल्स ऐड होते हैं, और जब वो डिवाइड होते हैं तो एंगल्स आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली मुझे यहां पर सिंपली आर्ग्यूमेंट बताना है, यानी कि एंगल बताना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बताना है यानी कि सिंपली एंगल बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसका एंगल निकाल लूं θ1, इसका एंगल निकाल लूं θ2, और इसका एंगल निकाल लूं θ3। और अब अगर θ1 θ2 θ3 यानी कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेटली अगर मैं देखूं तो आप यहां पर क्या नोटिस करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें से इसका एंगल माइनस करना है और इसका एंगल माइनस करना है, हमारे पास फाइनल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखते हैं, 1+i√3 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, अगर 1+i√3 को देखूं मैं, ठीक है, सिर्फ इसको देखूं मैं, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, वैसे तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहां पर y क्या है √3, x क्या है 1, तो tan इनवर्स y अपॉन x होगा हमारे पास, जो कि क्या बन जाएगा √3 अपॉन में 1, यानी कि इस पर्टिकुलर 1+i√3 का आर्ग्यूमेंट क्या निकल कर आ गया मेरे पास, 60 डिग्री यानी कि π/3, तो ये बन जाएगा e टू द पावर i π/3। और यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगली बार हम इसको भी और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने लर्निंग ले ली है, टू द पावर 2, ठीक है, ये बन गया मेरा e टू द पावर i π/3, और इसके आगे 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2 है। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पर आ जाएगा 2 स्क्वायर e टू द पावर i 2π/3। तो देखो इस वाले पार्ट का आपका आर्ग्यूमेंट निकल गया है, जो कि बेसिकली क्या है 2π/3, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ गया 2π/3, तो θ1 की वैल्यू आ गई 2π/3,
सिंपल। ठीक है, अब 4i का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो भाई ये तो निकलाया पड़ा है, 4i कहां लाई करेगा, यहां पर, और इसका एंगल क्या होगा π/2, तो θ2 की वैल्यू आ गई π/2। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, 0 + 4i करेंगे, फिर 4 कॉमन लेंगे, फिर cos π/2 sin π/2, क्यों करना है, दिख रहा है भाई 4i है, सीधा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया π/2। अब बारी आती है इसकी, तो 1 माइनस i√3, तो इसका मतलब ये 1 स्टेप इधर है और -√3 स्टेप इमेजिनरी डायरेक्शन में है, तो इसका एंगल किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब अगर इसको देखें तो यहां पर आएगा -√3/1, ठीक है, tan θ3 इज इक्वल टू -√3/1, यानी कि ये बन गया -60 डिग्री, और -60 डिग्री का मतलब है -π/3, तो θ3 आ गया मेरे पास -π/3। अब इससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऑब्जर्व्ड है, हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा न्यूमरेटर का 2π/3 माइनस θ2 का एंगल -π/2, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिवीजन में है, और माइनस π/3 जो कि +π/3 बन जाएगा, तो ये बन गया +π/3। अब अगर इन दोनों को देखूं मैं, तो 2π/3 + π/3 आपके लिए क्या हो जाएगा, 3π/3, यानी कि पाई। सो पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2, तो इसका आर्ग्यूमेंट है मेरे पास π/2, एज सिंपल एज दैट। एक्सप्लेनेशन के पार्ट को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट से भी कम समय में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस कहां है मेरे पास, π/6, π/4, π/2, सी इज द राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर। कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं एमएल खन्ना बुक को ही देखूं तो इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को अगर सही से ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ के सारे क्वेश्चंस आपके टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जो ये हमने किया ये ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिट्स में आया है, पेट में आया है, राजस्थान का कोई एग्जाम होता होगा 1997 में, और बिट्स में आया था 1993 में। और क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, x प्लस आई वाई इक्वल्स, ठीक है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ठीक है, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी, ठीक है, और आपको बताना है x² प्लस y² का होल स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। अब सिंपली जो कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इन द सिलेबस आएगा, जो हमने पढ़ा है उसमें से आएगा। अब हम यहां पर x प्लस आई वाई है, और हम x² प्लस y² कहां देखते हैं, मैग्नीट्यूड में देखते हैं। ठीक है, अब उससे मुझे लगेगा कि यार इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। अब उसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आसान है, x² प्लस क्या कहते हैं, x² प्लस y², ईजी है। लेकिन वही अगर मैं इसके साथ करना स्टार्ट करूं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। लेकिन फिर हम ये सोचेंगे कि अगर यार मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो पहले मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर उसको वो जो अंडर रूट में लॉजिकली पहले अपने आप से बात करो, पहले क्या करूंगा मैं, रैशनलाइज करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर रूट निकालूंगा, ताकि इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाए, फिर उस पे मैं क्या कहते हैं वहां पर उसका ये निकालूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा ABCD करके जो भी आएगा उसका मैं यहां पर मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एंड देन फाइनली उसका स्क्वायर करके मैं रिजल्ट बताऊंगा। तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा लंबा प्रोसेस है, कोई बात नहीं, होल्ड पे डालो और सोचो आपने और क्या एक्सप्लोर किया है। तो हमने एक्सप्लोर किया है कि x² प्लस y² मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ ही साथ x² प्लस y² मुझे तब भी मिलता है जब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलता है, x² प्लस y² मिलता है बिना अंडर रूट के, क्योंकि एक तरफ है a प्लस आई बी, दूसरी तरफ है a माइनस आई बी, तो ये बन जाता है a² प्लस b²। तो x² प्लस y² मैग्नीट्यूड में भी है और z मल्टीप्लाई z कंजुगेट में भी है। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बहुत लंबा नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट मुझे छोटा नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये मेरे पास z है तो z कंजुगेट होगा x माइनस आई वाई, जो कि बेसिकली क्या होगा, ऑलरेडी हमने ऑब्जर्व किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। और वो क्या ऑब्जर्वेशन थी कि ये बन जाएगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी। इसी तरह के कई एग्जाम्पल लिए थे और हमने ये चीज डिराइव नहीं करी थी, हमने ये चीज डिस्कवर करी थी। तो यहां पर भी वही डिस्कवरी की मदद से अब हम x माइनस आई वाई को आसानी से लिख सकते हैं। और बेसिकली अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई। तो यहां पर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी डिवाइड बाई c माइनस c प्लस आई डी मल्टीप्लाई अंडर रूट a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी। लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी यानी a² प्लस b², तो ये बन जाएगा a² माइनस i² b² डिवाइडेड बाई c² माइनस i² d² का अंडर रूट इज इक्वल टू x² प्लस y²। क्वेश्चन और अब देखो सॉल्व हो चुका है एक्चुअली में। i² क्या बन जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² डिवाइडेड बाई c² प्लस d²। ये आ गया मेरे पास, आपको उसका स्क्वायर बताना है, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अंडर रूट हट जाएगा, a² प्लस b² डिवाइडेड बाई c² प्लस d²। डन। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करते
तो सोचो हम पहला रास्ता अपनाते, मैग्नीट्यूड निकालते, उसका स्क्वायर करते और ये रास्ता लंबा हो जाता। गलत वो भी नहीं है बट वो टाइम ले रहा है, गलत ये भी नहीं है बट इसमें टाइम बच रहा है। और यहीं से हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लोर किया था ना कि एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे बनाता है, तो एग्जामिनर को यहां पर तो मौका मिल गया, एक ही चीज दो जगह पर नजर आ रही है, मैग्नीट्यूड में भी और z इंटू जेड कंजुगेट के अंदर भी, इसलिए वो यहां पर इस क्वेश्चन को जरूर डालने का प्रयास करेगा। और इस पे क्वेश्चन आए भी हैं, जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सो सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका AIEEE 2002 से। अब AIEEE का मतलब है आपका जेईई मेंस। ठीक है, उस टाइम होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब यहां पर है कि x प्लस आई अपॉन में x माइनस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। पॉज करो, खुद से करो और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आया है। और बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड में मिलता है, इसमें निकालने जाएंगे, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड इंटू जेड कंजुगेट में भी हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जेड इंटू जेड कंजुगेट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ए माइनस आई बी अगर मैं करूंगा, ए माइनस आई बी यानी कि कंजुगेट निकालूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आई अपॉन में एक्स प्लस आई। जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई मल्टीप्लाई एक्स माइनस आई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई मल्टीप्लाई एक्स प्लस आई। आपको दिख गया होगा आंसर, इसका आंसर क्या है, 1 है, क्योंकि ये डिवाइड होके आंसर आ गया 1। सो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन, कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है यहां पर, सिंपली ये देखो ऑब्जर्वेशन का हमें क्या फायदा मिलेगा अगले क्वेश्चन के अंदर, कैसे ये वाले क्वेश्चंस आपका टाइम बचाएंगे। AIEEE 2008 आपको बताना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 अपॉन में 1 माइनस आई, आपको इसका कंजुगेट बताना है। क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया है, ये क्वेश्चन वैसे भी इजी है, लेकिन आप क्या करोगे, अगर हमने ऑब्जर्व नहीं किया होता तो हम क्या करते, हम 1 माइनस आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई और ऊपर 1 प्लस आई लिखते, नीचे बनता 2, ठीक है, ऊपर बनता 1 माइनस आई और फिर हम उसका कंजुगेट बताते। लेकिन फिर यहां पर जो ऑप्शंस हैं अगर आप उसको देखोगे तो सारा पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो हम वापस से रैशनलाइजेशन का उल्टा पार्ट करते और डिनोमिनेटर तक आते और हमें क्या लगता, टाइम लगता, लेकिन करेक्ट आंसर हमें मिल जाता। लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि इस केस में आपका कंजुगेट कैसा होगा, तो वो हमने ऑब्जर्व किया, तो ये आया 1 प्लस आई। रूट के अंदर हो, डिनोमिनेटर में हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस आई के आगे वाला साइन आपका चेंज हो जाता है। टाइम सेव, द क्वेश्चन इज डन। इस क्वेश्चन का रिजल्ट है 1 प्लस आई, यानी कि ऑप्शन बी। द गेम इज ओवर, दिस मच इजी द क्वेश्चन इज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके यहां पर आईआईटी का क्वेश्चन है, जो ये आपका रुड़की 1996 लिखा हुआ है। ये आईआईटी रुड़की उस वक्त आईआईटी नहीं था, तो वो अपना एग्जाम लेता था, लेकिन रुतबा उसका आईआईटी वाला ही था। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की का ये क्वेश्चन है, जो देखने में बड़ा लगेगा लेकिन होगा बहुत ही आसान सा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है रूट थ्री प्लस आई टू द पावर 4n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई रूट थ्री टू द होल पावर 4n। ठीक है, आपको क्या बताना है, फॉर एनी इंटीजर n। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर n की वैल्यू आपकी इंटीजर रहेगी। ठीक है, आपको बताना है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, ये रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास ये रहा इज। ठीक है, इज आपके पास ऑप्शंस हैं π/6, π/3, π/2, 2π/3। द गेम इज ओवर। अब देखो इसका आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी है, ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट देखो। अब न्यूमरेटर को देखो तो 1 अपॉन में रूट 3। अब थोड़ा वर्बली करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पार्ट हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो y अपॉन में x यानी कि 1 अपॉन में रूट 3, यानी कि अगर मैं tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास आंसर आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6। ठीक है, π/6 और उसकी पावर में जो कुछ भी है, ठीक है, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया है, पावर में जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा 4n प्लस 1 मल्टीप्लाई π/6 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, ये क्या लिखोगे, e टू द पावर i π/6 की पावर में 4n प्लस 1 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4n प्लस 1 π/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या दिखाई देगा, e टू द पावर i 4n प्लस 1 π/6। तो फिर आप लिख सकते हो cos 4n प्लस 1 π/6 प्लस i sin 4n प्लस 1 π/6। तो देखो ये बन गया ना उसका आर्ग्यूमेंट, सिंपली हमने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, ये देखो न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट आ गया।
अब डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट लेते हैं, -i√3 है, इमेजिनरी नंबर कहाँ है, नेगेटिव जोन के अंदर है, यानी कि -θ आएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। तो √3/1 इस क्या होगा आपके पास 60 डिग्री, यानी कि π/3। बट क्योंकि i क्या है, i के आगे माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये, इसका मतलब यहां पर आएगा आपका क्या है 60 डिग्री है ना, -π/3। तो डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, -π/3, और उसकी पावर क्या है 4n, तो उसके आगे 4n से मल्टीप्लाई कर दो और आगे माइनस लगा दो। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन है तो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन है, तो यहां पर डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं तो यानी सब्ट्रैक्ट होगा। न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट 4n + 1 π/3, ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर का आर्ग्यूमेंट जो कि -4n है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4n π/3, ठीक है। उप्स, यहां पे π/6 है, देखा कभी कभी लिखने में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो यहां पर आएगा 4n π/6 प्लस π/6 प्लस π/6 प्लस 4n π/3, ठीक है। तो अब यहां पर ले लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर 6, ठीक है, 4n पाई प्लस यहां पर आ जाएगा 2, तो 8n पाई प्लस ये π/6 अलग से, ठीक है, इन दोनों को लिया बस मैंने, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12n पाई बटे में 6 प्लस π/6, तो ये हो जाएगा 2, तो सिंपली आंसर आया 2n पाई प्लस π/6। अब 2n पाई को आप देखो, n की वैल्यू 0 तो ये 0 प्लस π/6, n की वैल्यू 1 तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, यहां पे बनाओ, ठीक है, 0 प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6, ठीक है, यहां पे 2 लोगे तो 4 पाई आ जाएगा, यानी कि हमेशा वो इसी लोकेशन पे रहने वाला है, 4 पाई प्लस π/6, 6 पाई प्लस π/6, 8 पाई प्लस π/6, तो इजीली आप देख सकते हो कि ये कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और इसका जो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आर्ग्यूमेंट आ रहा है दैट इज π/6, और यही इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन बनता है आपके पास ए, एंड ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी है ना ये चीजें करना। चलो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, जो कि है आपके पास, ओके, ये क्वेश्चन बनाया ही क्यों पता नहीं, ये आपका हरियाणा CEET 1994 में था। द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2i साइन थीटा, ठीक है, आपको थीटा की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन आपके लिए प्योरली रियल हो। अब जरा फटाफट क्वेश्चन को करने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, जरा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने की आदत डालोगे तो आपको दिखेगा यार साइन थीटा सेपरेट है, आराम से अलग अलग है, ठीक है, यानी एक ही वैल्यू पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप साइन थीटा को 0 कर सकते हो, ठीक है। तो इट मींस अगर इसको प्योरली रियल बनना है, इट मींस जस्ट साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, और साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां होती है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई। इन वैल्यूज पर आपका क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा रियल होगा, प्योर रियल होगा, काम खत्म, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगला क्वेश्चन, ठीक है, इधर गया, स्क्रीनिंग 1992, ठीक है, स्क्रीनिंग यानी कि आईआईटी का क्वेश्चन है, पहले आईआईटी 2 पेपर लेता था, मेंस एंड स्क्रीनिंग, जेईई एडवांस ही अपने 2 पेपर लेता था, ठीक है। तो यहां पर है 1992 के स्क्रीनिंग से। अब देखो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन होगा नहीं। अल्फा बीटा आपके 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा आपको 1 गिवन है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब एक तरफ अगर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पे है, अगर मैं उसको रीड करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगता है यार ये तो अजीब ही विचित्र सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर मुझे अपने आप से यही बोलना है कि कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं आता है, तो मुझे सोचना है कि सिलेबस में मैंने जो जो चीजें एक्सप्लोर करी हैं उनमें मैं कहां पर इसके सॉल्यूशन को देखूं। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो भाई यहां पर ना थोड़ा सा मुझे एक ट्रेजर हंट की तरह मुझे कुछ हिंट होंगे क्वेश्चन के अंदर, उन्हीं को पकड़ना और वो चीज किससे रिलेटेड है उन चीजों को देखना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट मुझे गिवन है, इसका मतलब इसका कोई यूज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा ये मुझे गिवन है, तो अब अगर मैं देखूं कि यार बीटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कहां कहां आता है, अब बीटा x प्लस आई वाई है, बट एक्स वाई मुझे पता नहीं है, या जो अल्फा है आपका
ए प्लस आई बी है और बीटा आपका सी प्लस आई डी है, तो सी डी तो मुझे पता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल नहीं सकता हूं। हाँ, अब अगर मैं ऐसे नंबर्स लूँ जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज में जाके मैं तो अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो क्या है, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। इस तरह से मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप एज अ स्टूडेंट जब इन सिचुएशंस में आए तो आप इसी तरह से सोचें, क्योंकि यही आपका राइट वे है। सोचना सीखना ही असली पढ़ाई होती है, ठीक है। तो यार मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा मेरे पास 1 है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या है, अब सी और डी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकता। पॉसिबिलिटीज के जरिए बहुत लंबा हो जाएगा, खारिज कर दिया उसे, होल्ड पे डाल दिया, बाद में देखेंगे अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर और क्या बचा, और बचा कि यार z इंटू जेड कंजुगेट से मैग्नीट्यूड मिलता है, तो मैंने कहा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट करता हूं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस आई बी, मैग्नीट्यूड क्या है, बीटा क्या है, सी प्लस आई डी है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया वो, तो सिंपली तो ये बन जाएगा मेरे पास 1, ये बन जाएगा मेरे पास 1, और 1 यहां पर मैं अगर देखूं तो मुझे यहां पर 1 नजर आ रहा है, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन अब और कर भी क्या सकते हैं, जो अजीब ही गरीब लगने लगता है ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से ही होते हैं, जो आपको हिंट मिला उस हिंट से यहां पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं भाई, यहां पर बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 की जगह एक बार ये लिख देता हूं, बीटा मल्टीप्लाई बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट मल्टीप्लाई बीटा का मैग्नीट्यूड। अब मैंने कहा ओके, तो यहां से बीटा भैया तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा मैं कॉमन लूंगा, तो यहां आएगा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, और यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दूंगा। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि यार मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इस पार्ट को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। अब हम ये लिख सकते हैं, एंड नाउ हियर कम्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहां पर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई, क्या भाई, ये तो 1 है, गिवन है, चलो भाई आपको तो 1 कर दिया, क्या इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है अगर उन पे हम ध्यान दें, अगर मेरे पास बीटा है सी प्लस आई डी, देखो सॉल्व कर सकते हैं, यहां मैं फॉर्मूला बोल सकता हूं आपको, लेकिन मैंने तो ये एक्सप्लोर किया ही नहीं है अपनी जर्नी में, ठीक है, हमने जो 2 लेक्चर्स किए हमने इस पार्ट को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो क्वेश्चन के जरिए वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। बीटा है सी प्लस आई डी और अल्फा है आपके पास ए प्लस आई बी, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो बनेगा सी माइनस ए प्लस आई डी माइनस बी, ठीक है। वेरस बीटा कंजुगेट क्या है, बीटा कंजुगेट को अगर मैं देखूं तो यहां पर बीटा कंजुगेट बनता है मेरे पास सी माइनस आई डी, और अल्फा ये अल्फा कंजुगेट क्या बनेगा, ए माइनस आई बी, ठीक है, ए माइनस आई बी। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो आपको क्या मिलेगा, सी माइनस आई डी, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस आई बी, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस आई बी, और सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस अल्फा और ये प्लस हो जाएगा, यस, तो ये बना सी माइनस ए, सॉरी यहां अल्फा लिख दिया, सी माइनस ए प्लस आई कॉमन लेता हूं बी माइनस डी, ठीक है, कॉमन ले लिया बी माइनस डी हो गया, ओके, सी माइनस ए बी माइनस डी, तो एक काम करते हैं, बी माइनस डी है डी माइनस बी है, तो एक काम करते हैं डी आगे लिखते हैं, ठीक है, डी माइनस बी करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब देखो ध्यान से, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करने वाली, तो ये क्या निकल कर आया मेरे पास, बीटा माइनस अल्फा, और ये क्या निकल कर आया मेरे पास, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मैंने देखा कि 2 नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, और उनके सेपरेट कंजुगेट्स को भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्जर्व इट क्लियरली कि जो ये रिजल्ट है और जो ये रिजल्ट है, बेसिकली ये क्या है, बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट है, और ये हमने किससे निकाला है, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट से, तो इसका मतलब हो गया बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट, यानी कि ये दोनों सेम है। और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंजुगेट, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम यहां पे देखें, अगर ये z है तो उसी की तो रिफ्लेक्शन है, लेंथ तो आपकी सेम ही रहने वाली है, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है। अगर आप नहीं भी याद है तो देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही तो करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही तो करोगे, और आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। इट मींस ये डिवाइड होके क्या बन गया, 1 बन गया, एंड यही इसका रिजल्ट है। तो यहां पर ये इक्वल टू है 1 के, और ये है आपका आंसर, इसका सी, इसका आंसर आ गया सी। नहीं पता है, मतलब ये चीज नहीं आई, हमने एक्सप्लोर कर लिया। और क्यों एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि हम नेचर से इमेजिनेशन की दुनिया में कम्युनिकेट करना सीख चुके हैं। हमने कम्युनिकेट किया, हमें रिजल्ट मिल गया, और एक नया रिजल्ट भी हमने देख लिया कि यार अगर a माइनस बी कंजुगेट है तो वो a कंजुगेट माइनस बी कंजुगेट के इक्वल होता है। लो भाई, नई डिस्कवरी भी हो गई। तो पढ़ाई के साथ साथ
जब सॉरी क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन एक्सप्लोर करना इन दोनों में डिफरेंस है। सॉल्व करना है मतलब कैसे भी करके आंसर तक पहुंचो, एक्सप्लोर करने का मतलब है आंसर तक पहुंचने की जर्नी के दौरान आप दो काम कर सकते हो, रिवीजन एंड न्यू लर्निंग। जो चीजें पता है वो रिवाइज होंगी, जो चीज अचानक से नहीं आती है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी जिसमें आप फर्दर ऑब्जर्वेशन करके एडिशनल लर्निंग ले सकते हो। एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं भी समझ आई ना तो आपके पास एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा अपने टीचर से पूछने के लिए या नेचर में ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसी तरह से एक्सप्लोर करो क्वेश्चंस को, ना कि क्वेश्चन बस सॉल्व करो किसी तरह आंसर तक पहुंचना टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए। जीरो बेनिफिट है उसका, जीरो बेनिफिट है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आईआईटी के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई यहां पर आईआईटी का क्वेश्चन लेते हैं, ये आया था 2009 के अंदर। और अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहां गया क्वेश्चन, हाँ अब देखो यहां पर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, z इज, ये वो टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें देखकर अमूमन बच्चे घबराते हैं। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट करो जवाब मिल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आपके इंटीजर रहेगी। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, z इंटू जेड कंजुगेट, सॉरी जेड कंजुगेट आगे है, जेड कंजुगेट मल्टीप्लाई जेड क्यूब प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट का क्यूब इज इक्वल टू 350। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और वो जो रेक्टेंगल बनेगा हमें उसका एरिया बताना है, हमें उसका एरिया बताना है। अब ये क्वेश्चन टेक्निकली ये लग रहा है ओहो जेई एडवांस का क्वेश्चन, अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, कैसे होगा। चलो तो ये टाइम है हमारे लिए ऑब्जर्व करने का, इस अपॉर्चुनिटी के जरिए ज्ञान की प्राप्ति करने की, तो हम उस चीज को करते हैं। आज ह्यूमिडिटी बहुत है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमें फैन वैन सब ऑफ रखने पड़ते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, बट कोई नहीं। इसको देखते हैं, z कंजुगेट z क्यूब z मल्टीप्लाई z कंजुगेट का क्यूब इज इक्वल टू 350। तो यार क्या होगा इसका आंसर, करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो इन्होंने कहा है रूट्स निकालने हैं, यानी कि जब ये वैल्यू, ये इक्वेशन का जो ऐसी वैल्यूज मुझे ढूंढनी होंगी, ठीक है, ऐसी वैल्यूज एक्स और वाई की मुझे वो वैल्यूज ढूंढनी होंगी जो कि यहां पे पुट करूं तो रिजल्ट मेरे पास 350 है। ठीक है, अब आता क्या है, मुझे कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, इन द सिलेबस देखता हूं तो मुझे यहां पर देख के बस एक ही चीज नजर आ रही है बार बार, z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर, यही चीज मुझे नजर आ रही है। चलो उसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होता है आपको अगला स्टेप क्या उठाना है। तो z इंटू जेड क्यूब है, तो यहां पे z कंजुगेट मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर प्लस z इंटू जेड कंजुगेट मल्टीप्लाई जेड कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 350 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा यार अब देखो ये पार्ट तो दोनों सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं जो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर, तो यहां बचा z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा इज इक्वल टू 350। अब क्वेश्चन में देखें अगर, तो यहां पर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर √3। ठीक है, तो इसकी तो अपने को कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इस तरह हम क्या करें, z इंटू जेड कंजुगेट इसकी z कंजुगेट के लिए लेकर तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, तो क्या मुझे रास्ता बदलना चाहिए। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है भाई नहीं दिया है तो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, z कंजुगेट यहां पर आ गया। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 350। z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर को अगर मैं देखूं, ठीक है, z स्क्वायर को देखते हैं, थकान हो गई है यार। तो z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट के स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है, z इज x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट है। अभी z कंजुगेट को बाद में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस यहां पर आएगा, प्लस यहां पर आएगा 2xy। ठीक है, ये माइनस में आएगा, माफ करना, ये माइनस में आएगा। एंड अब अगर मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 2 से 2 मैंने यहां पर कॉमन ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 350, ओ सॉरी ये भी बचा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर।
अब 2 आ गया मेरे पास कॉमन, तो इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इधर से 2 यहां लाए, डिवाइड किया, तो 350 का हाफ कितना होगा, 175। 175। अभी भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं आज। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास जो बचा उस चीज को देखते हैं, उस चीज को देखते हैं। मेरे पास बचा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, का स्क्वायर है, तो अंडर रूट यहां पर हट जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज जेड का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है, अंडर रूट हटा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। ओके, अब मिल गया रास्ता, रास्ता मिल गया। अब देखो हम चलते हैं बैक टू आवर, अब पता नहीं मेरे टाइम में शायद 8th ग्रेड में था, आपके टाइम में कौन से ग्रेड में रहा होगा पता नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दिख रहा है मुझे, तो मैं एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 करूंगा, लेकिन सामने 175 भी है। तो यहां पर ना हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे दो नंबर्स को देखा जाए जिनको प्लस करने पे और माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आए। जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग इस मेथड का यूज करते थे बचपन में। तो अब अगर मैं इसको स्प्लिट करने से पहले इसको ऑब्जर्व करता हूं कि 175 को मैं किन किन के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं। तो 175 है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 3 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 35 को मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, जितना स्प्लिट कर सकता था प्राइम नंबर्स के अंदर मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं। 10th में हम लोग स्प्लिट करते थे ना, स्प्लिट इनटू प्राइम नंबर्स, तो यहां पर ये वाला पार्ट आ गया। तो अब मैं देखता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 35 मल्टीप्लाई 5 या फिर 25 मल्टीप्लाई 7, 5 5 को मल्टीप्लाई कर दो और 25 मल्टीप्लाई 7 लिख दो। अब 35 मल्टीप्लाई 5, अब देखो 175 को मैं लिखता हूं 35 मल्टीप्लाई 5 या फिर मैं लिखता हूं 25 मल्टीप्लाई 7। अब सोचने का टाइम आ गया है कि यार ऐसे कौन से दो वैल्यूज होंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जिनको ऐड करने पर 35 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, या फिर अगर ये नहीं ले रहे हो तो ये ले लो, ऐड करने पर 25 और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो भाई ये चीज से तो हम फेमिलियर हैं, ठीक है, इस चीज से फेमिलियर नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचूं भी तो ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं मिलेंगे मुझे जिनको ऐड करने पर 35 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, ऐसे दो नंबर्स नहीं है हमारे पास। तो हम 25 और 7 में देखें तो ये चीज तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, और वो क्या है, 16 प्लस 9, ठीक है, आपको देगा 25, और 16 माइनस 9 आपको देगा 7, और स्प्लिट करके हमने यहां पर चीजों को डिस्कवर कर लिया। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्चुअली 25 मल्टीप्लाई 7। सो यहां पर x क्या है 60, एक्स स्क्वायर क्या है 16, वाई स्क्वायर क्या है 9। ये देखो 16 माइनस 9, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, और देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, 16 प्लस 9 25, 16 माइनस 9 7। इट मींस ये किसके बराबर है, 175 के। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू डिस्कवर कर ली, ढूंढ ली, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर 16, यानी कि एक्स बन गया प्लस माइनस 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई आ गया प्लस माइनस 3। और अब हमारे रूट्स निकल गए, एक्स और वाई की सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, और अब बनाना है मुझे एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 4, एक कोऑर्डिनेट क्या ले लूंगा 4, 3, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस 4 है प्लस माइनस 3 है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, 3, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, -3, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, -3। बन गया रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी है, ये -3 से -4 से +4, तो ये लेंथ है 8, ये लेंथ है 3 से -3 यानी कि 6, 6 मल्टीप्लाई 8, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 6 8 जा 48। और यहां पर इसके ऑप्शंस में यस 48, 32, 40, 80, तो इसका आंसर है आपके पास 48, यानी ए इज द राइट आंसर। तो अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 का बी है ये, 21 का बी जो है 21 के बी का ए आंसर है, यस दिस इज द राइट आंसर। एक्सप्लोरेशन के जरिए चीजों को डिस्कवर किया जा सकता है, इतना इजी है आपके आईआईटीज के क्वेश्चन को क्रैक करना, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो, तो यहां पे स्टार्टिंग में रास्ता नहीं समझ आ रहा था, सोचा, आपने खुद देखा मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है, सोचा और आंसर मिल गया, ठीक है, सोचा और आंसर मिल गया, दैट्स इट। 23rd क्वेश्चन, ये राजस्थान के पीईटी एंट्रेंस में आया था 1993 में। ये देखने में थोड़ा बस भयानक सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। a प्लस आई A1 प्लस आई B1 मल्टीप्लाई A2 प्लस आई B2 मल्टीप्लाई A3 प्लस आई B3 डॉट 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 डॉट, कहां तक है, an प्लस आई BN इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आई B, ठीक है।
देन आपसे पूछा गया है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n tan इनवर्स बी आई अपॉन में ए आई इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास बी अपॉन ए, टैन बी अपॉन ए, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, टैन इनवर्स यानी कि एंगल होता है, तो ये तो एंगल नहीं होगा, टैन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, और टैन इनवर्स ए अपॉन बी, ठीक है। चलो आपसे पूछा क्या गया है, टैन इनवर्स बी आई अपॉन में ए आई, तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही काट दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस एंगल नहीं है, ये एक रेशियो है और ये आपका वैल्यू है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। केबीसी वाला होता है ना 50-50 वाला ऑप्शन, वो अपने आप लग गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस ने मुझे हिंट दे दिया है, तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट 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 दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहां क्या पूछा गया है, बी आई अपॉन में ए आई टैन इनवर्स, यानी कि बी वन अपॉन में ए वन, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, थीटा वन, ये आर्ग्यूमेंट, इसका एम्पलीट्यूड थीटा टू, इसका एम्पलीट्यूड थीटा थ्री, इसका एम्पलीट्यूड थीटा एन, आपको उसका सम करना है, यानी थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर डॉट 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 सबका सम करना है। और जो इनको प्रोडक्ट करके रिजल्ट आएगा उसमें मैग्नीट्यूड तो इनके जो इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन एंगल्स आपके ऐड होते हैं, तो वही तो पूछा है इसने कि एंगल्स को ऐड कर दो, ठीक है। देखने में भयानक बना दिया लेकिन है बड़ा सिंपल, तो यानी कि इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और इन सब के आर्ग्यूमेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो वो इसके आर्ग्यूमेंट के इक्वल होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, टैन इनवर्स बी अपॉन में ए, दैट्स इट, और ये रहा आपके पास, सी इज द राइट आंसर। डन। ये है देखो एंट्रेंस एग्जाम की टफनेस, राइट डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने से चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स के रास्ते जाएं या एक्सप्लोरेशन के रास्ते जाएं। एक्सप्लोरेशन के रास्ते जाएंगे, चीजों को डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोरेशन के रास्ते हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान हम सोचते हैं, और सोचना ही तो असली शिक्षा ग्रहण करना होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम यहां पर एंड करते हैं। फर्दर अब एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और nth रूट ऑफ यूनिटी के लेक्चर को हम लोग लेकर आएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो बेस्ट पार्ट वहां पर यही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री आपकी स्टडी हो जाती है और चीजें आपको सीक्वेंस के अंदर मिल जाती हैं, प्लस वहां पर हम आप लोगों का राइट वे ऑफ टेस्ट भी ले पाते हैं, जहां पर हम आपको नॉलेज के लिए नॉलेज आप जो नॉलेज ग्रहण कर रहे हो उसको हम टेस्ट कर पाए, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।